नमस्कार। आज की सबसे बड़ी और गौरवान्वित करने वाली खबर है बिहार की राजधानी पटना से। पटना नगर निगम का पिंक इनोवेशन अब 7 समंदर पार सीधे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंच गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। ये अनूठी पहल मार्च 2026 में नीदरलैंड्स के डेल्फ्ट शहर में होने वाले प्रतिष्ठित आईसीआरएस में पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। आखिर क्या है ये पिंक इनोवेशन जिसने दुनिया का ध्यान खींचा है? ये एक ऐसी अनूठी पहल है जो शहर की स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और सबसे बढ़कर महिला सुरक्षा को एक साथ जोड़ती है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। एक और हैं पिंक टॉयलेट्स। ये सिर्फ शौचालय नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए मोबाइल चेंजिंग रूम का भी काम करते हैं। शहर में इसकी 8 यूनिट्स, जिनमें 4 मोबाइल, 2 स्थायी और 2 पिंक कैफ़े शामिल हैं। खासकर त्योहारों और बड़े इवेंट्स के दौरान महिलाओं को एक सुरक्षित और स्वच्छ सुविधा प्रदान कर रही है। वहीं दूसरी ओर है पिंक एमआरएफ, यानी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। यह सेंटर न सिर्फ वैज्ञानिक तरीके से कचरे का प्रबंधन करता है, बल्कि इसने कचरा पृथक्करण के काम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए हैं। इन प्रयासों का परिणाम जमीन पर साफ दिख रहा है। महिलाओं के लिए बेहतर सुरक्षा और गरिमा, शहर में ज्यादा साफ सुथरे सार्वजनिक स्थान और सतत विकास लक्ष्यों की ओर एक ठोस कदम। और इसी जबरदस्त प्रभाव के कारण पटना के पिंक इनोवेशन को आईसीआरएस 2026 के लिए चुना गया है। पटना का यह सफल मॉडल अब सिर्फ बिहार या भारत तक सीमित नहीं, बल्कि यह पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बनने जा रहा है। पटना के इस शानदार इनोवेशन के बाद हमारी अगली खबर है बिहार के बदलते इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ की सड़कों पर। यह बदलते बिहार की तस्वीर है, जिसे सड़कों के आईने में साफ देखा जा सकता है। महज 2 दशकों में राज्य ने कनेक्टिविटी में ऐसी छलांग लगाई है जिसने प्रदेश की भौगोलिक और आर्थिक रूपरेखा बदल दी है। जहां पहले टूटी फूटी गलियां थीं, वहीं आज आधुनिक राजमार्गों और गांवों को जोड़ते पथों का जाल बिछ चुका है। आंकड़े गवाह हैं। साल 2005 में कुल लंबाई बमुश्किल 14,468 किलोमीटर थी, जो आज 26,000 किलोमीटर पार कर गई है। यह विस्तार हर स्तर पर है। राष्ट्रीय उच्च पथ NH 3,629 से 6,147 किलोमीटर, राज्य उच्च पथ SH 2,382 से 3,638 किलोमीटर और वृहद जिला पथ 8,457 से बढ़कर 16,296 किलोमीटर हो चुके हैं। ये सिर्फ मील के पत्थर नहीं, बल्कि गुणवत्ता का युग है। पहले जहां ज्यादातर सड़कें सिंगल लेन थीं, वहीं अब 2, 4 और 6 लेन का दौर है। बानगी देखिए, NH पर सिंगल लेन सड़कें 764 से घटकर मात्र 186 किलोमीटर रह गईं, जबकि आरामदायक 2 लेन सड़कें 1,208 से बढ़कर 3,278 किलोमीटर हो गईं। और साथ ही 1,704 किलोमीटर की 4 और 6 लेन सड़कें विकास को रफ्तार दे रही हैं। ये धारा गांवों तक भी पहुंची है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत सभी 38 जिलों में 17,982 ग्रामीण पथों, कुल लंबाई 30,734 किलोमीटर के पुनर्निर्माण को स्वीकृति मिली है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार और सशक्तिकरण का आधार बन रही है। 11,985 सड़कों पर काम शुरू हो चुका है। लक्ष्य 2025-26 तक सभी को पूरा करना है। सरकार ने रखरखाव पर भी दूरदर्शी सोच अपनाई है। ग्रामीण सड़कों को टिकाऊ बनाने के लिए 2 बार कालीकरण किया जाएगा और रूरल रोड रिपेयर वाहन खराबी को फौरन ठीक करेंगे। ये 5 वर्षीय अनुरक्षण अवधि के बाद भी एक सतत प्रक्रिया है। बिहार अब एक्सप्रेसवे युग में भी प्रवेश कर रहा है, जो 2005 में शून्य था। आज 5 बड़ी एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनमें 408 किलोमीटर लंबा रक्सौल हल्दिया, 417 किलोमीटर लंबा गोरखपुर सिलीगुड़ी और 250 किलोमीटर लंबा पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे शामिल हैं। हालांकि चुनौतियां मौजूद हैं। NH को अभी राष्ट्रीय औसत की बराबरी करनी है और शहरों में अतिक्रमण व वाहनों का दबाव नई सड़कों को भी संकरा बना रहा है। इसके बावजूद दिशा स्पष्ट है। शहर से गांव तक बिछता यह जाल न केवल दूरियों को मिटा रहा है, बल्कि बिहार के उस सुनहरे कल की इबारत लिख रहा है, जिसका सपना हर प्रदेशवासी देखता है। बिहार में सड़कों के इस जाल के बाद अब रुख करते हैं देश की समुद्री ताकत का। भारत की समुद्री ताकत का दुनिया ने लोहा माना है। यह बड़ा बयान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में इंडिया मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित करते हुए दिया। अपने संबोधन में PM मोदी ने साफ कहा कि 21वीं सदी भारत की है और इसमें हमारे समुद्री क्षेत्र की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया का भरोसा भारत के समुद्री सामर्थ्य पर तेजी से बढ़ रहा है और इसी भरोसे का परिणाम है कि आज दुनिया की सप्लाई चेन में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और देश का निर्यात नए रिकॉर्ड स्तर छू रहा है।
प्रधानमंत्री ने भविष्य का एक शानदार खाका पेश करते हुए कहा कि हरित ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, समुद्री पर्यटन, क्रूज टूरिज्म और तटीय शिपिंग जैसे क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस विजन को हकीकत बनाने के लिए 2014 के बाद से ही बंदरगाहों की क्षमता में जबरदस्त तेजी लाई गई है और लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी गई है। इसी दिशा में सागरमाला परियोजना के तहत कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से कोस्टल शिपिंग, तटीय जहाजरानी को एक गेम चेंजर बताते हुए कहा कि यह न केवल एक सस्ता, सुरक्षित और टिकाऊ विकल्प है, बल्कि इससे लॉजिस्टिक्स की लागत घटेगी और देश में लाखों नई नौकरियों का सृजन होगा। और जहां एक ओर देश अपने समुद्री सामर्थ्य का डंका बजा रहा है, वहीं दूसरी ओर बिहार की राजधानी पटना में इस चुनावी शोर के बीच शहर का गौरव ही गुम हो गया है। हम बात कर रहे हैं पटना के पर्यटन की। ये एक ऐसा मुद्दा है जो इस विधानसभा चुनाव के मंचों से पूरी तरह गायब है। ये विडंबना ही है कि जो पटना कभी प्राचीन पाटलिपुत्र के नाम से विश्व मानचित्र पर ज्ञान और संस्कृति का केंद्र था, आज वही अपनी धरोहरों को लेकर हाशिए पर है। राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में नौकरी, सड़क और स्वास्थ्य तो है, लेकिन पर्यटन नदारद है और यह उपेक्षा जमीन पर भी दिखती है। कुम्हरार के विश्वविख्यात मौर्यकालीन अवशेष और मोनोलिथिक पिलर उपेक्षा का शिकार हैं। बुद्ध स्थल असुरक्षित पड़ा है और इन इलाकों में न गाइड हैं, न बुनियादी सुविधाएं। यही दुखद कहानी गुलजार बाग स्थित कमलदह क्षेत्र की है, जो संरक्षित स्थल घोषित होने के बावजूद उपेक्षित है। आश्चर्य है कि जिस तरह राजगीर और नालंदा को विकसित किया गया, वैसी कोई नीति पाटलिपुत्र के लिए नहीं बनी। पर्यटन विशेषज्ञ प्रकाश का साफ कहना है कि पटना का नाम हेरिटेज सिटी सर्किट में आसानी से दर्ज हो सकता है। यहाँ गंगा नदी, पटना साहिब बिहार म्यूजियम, बुद्धा स्मृति पार्क, कुम्हरार और नालंदा राजगीर को मिलाकर एक बड़ा टूरिस्ट सर्किट बन सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी दीर्घकालिक योजना और बजट की बात कोई नहीं कर रहा। स्थानीय इतिहासकार अरविंद महाजन कहते हैं कि राजनीतिक दलों ने सिर्फ तात्कालिक मुद्दों को प्राथमिकता दी है, जिससे संस्कृति और इतिहास विमर्श से गायब है। पटना में बुद्ध, गांधी और चाणक्य से जुड़े अनगिनत स्थल हैं, पर किसी पार्टी के पास ठोस योजना नहीं है, जबकि यही धरोहर रोजगार, पर्यटन और स्थानीय गौरव को नई ऊर्जा दे सकती है। और जहां एक ओर पटना का ऐतिहासिक गौरव चुनावी शोर में गुम है, वहीं दूसरी ओर इसी शहर के बिहार संग्रहालय में एक ऐसी शाम सजी जो भारतीय संस्कृति के अविरल प्रवाह को समर्पित थी। मौका था कवि लेखक और बिहार संग्रहालय के ही अपर निदेशक आशीष कुमार सिंह की नई पुस्तक अविरल गोदावरी के विमोचन का। यह गरिमामय कार्यक्रम संग्रहालय के ऑडिटोरियम सभागार में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध मानव विज्ञानी डेविड सेंटर ने की। इस अवसर पर संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने पुस्तक की गहराई पर प्रकाश डाला। उन्होंने पुस्तक की सराहना करते हुए कहा कि इसकी विषय वस्तु भारतीय संस्कृति के प्रवाह को बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत करती है। इस साहित्यिक आयोजन के गवाह बनने के लिए वरिष्ठ साहित्यकार सुधीर कुमार, कवि अविनाश सिंह एवं अन्य गणमान्य कलाकार भी उपस्थित रहे। और बिहार संग्रहालय में सजी उस साहित्यिक शाम के बाद अब रुख करते हैं प्रदेश की एक जीवंत और रंग बिरंगी लोक परंपरा का। क्या आप उस अनोखे लोक पर्व के बारे में जानते हैं जो भाई बहन के स्नेह, पर्यावरण संरक्षण और सदियों पुरानी सांस्कृतिक धरोहर को एक साथ जोड़ता है? यह है मिथिला का रंग बिरंगा लोक पर्व सामा चकवा। कृत्य पूजा परंपरा से जुड़ा सामा चकवा मिथिलांचल का वह अत्यंत प्रिय लोक पर्व है जो बिहार के मिथिला क्षेत्र से लेकर पड़ोसी नेपाल के प्रांतों तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व एक साथ कई खूबसूरत संदेशों को समेटे हुए है। यह पर्यावरण संरक्षण और सबसे बढ़कर भाई बहन के अटूट स्नेह का प्रतीक है। इस पर्व के दौरान बहनें अपने भाई की दीर्घायु, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। उत्सव का केंद्र बिंदु सामा चकवा की रंग बिरंगी प्रतिमाओं की पूजा और उनके इर्द गिर्द गाए जाने वाले पारंपरिक लोकगीत होते हैं। यह उत्सव कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने समापन पर पहुंचता है। उस दिन बहनें इन प्रतिमाओं को नदी या तालाब में विसर्जित करती हैं। यह सामा की विदाई का एक भावपूर्ण क्षण होता है जो मार्मिक लोकगीतों के साथ संपन्न होता है। यूं तो यह पर्व मुख्यतः महिलाएं ही मनाती हैं, लेकिन यह विवाहित महिलाओं, नववधुओं और बेटियों के बीच आपसी स्नेह को भी दर्शाता है। असल में इस पर्व में बहनें सिर्फ अपने भाइयों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज की सुख समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करती हैं। इस तरह यह लोक पर्व मिथिला और बिहार के अन्य हिस्सों में पारिवारिक एकता और प्रेम का एक बहुत ही सुंदर संदेश फैलाता है। अब वक्त है आज के मेंस मास्टर का। आज मेंस मास्टर में हम विश्लेषण कर रहे हैं बिहार के उस सपने का जो दशकों से अधूरा है।
क्या बिहार वाकई एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है? बिहार का एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने का सपना बहुत पुराना है। यह एक ऐसा वायदा है जो हर सरकार करती है, एक ऐसी उम्मीद जो हर बार लगाई जाती है, लेकिन जिसका नतीजा अक्सर निराशा ही रहा है। अपने पिता के समय से लेकर अपने कार्यकाल तक, चाहे वो बिहार में सेवा हो या दिल्ली से प्रतिनिधित्व, मैंने इस सपने को अक्सर एक दिवा स्वप्न बनते ही देखा है। मगर इस बार हालात अलग हैं। अब निराशा नहीं, एक ठोस उम्मीद दिख रही है। सचमुच बिहार आज एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। हम इस बात पर गर्व करते हैं कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाला देश है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दौड़ का नेतृत्व बिहार कर रहा है। जी हां, बिहार की विकास दर आज देश में सर्वाधिक है। ये सही है कि हम प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे हैं और बदलाव की इन तेज दरों का पूरा असर महसूस होने में लंबा वक्त लगेगा। लेकिन जो नींव रखी जा रही है उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। कुछ आंकड़ों पर गौर कीजिए। वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार का नॉमिनल जीएसडीपी 22% बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। जो अर्थव्यवस्था कभी सिर्फ खेती किसानी या आर्थिक मदद पर निर्भर थी, आज उसमें एक ढांचागत बदलाव दिख रहा है। उद्योग की हिस्सेदारी बढ़कर 26.6% हो गई है। यह एक ऐसे विकास इंजन का उदय है जो एकांगी नहीं बल्कि विविधता को समेटे हुए है। राज्य का 0.8% का राजस्व अधिशेष इसकी मजबूत राजकोषीय स्थिति का सबूत है और बजट का 14% पूंजीगत खर्च बुनियादी ढांचे के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रति व्यक्ति आय में साल दर साल 11% की वृद्धि हो रही है और अनुमान है कि 2030 तक बिहार की अर्थव्यवस्था $200 अरब को पार कर जाएगी। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ। 1990 के दशक में बिहार की प्रति व्यक्ति विकास दर नकारात्मक थी, 0 से भी 0.4% नीच। वहीं 2000 के बाद से यह औसतन 5.3% की दर से सुधरी है। जहां 2004 में 72.6% आबादी रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर थी, वहीं 2017 तक यह घटकर 43.8% रह गई। आज सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में 58.6% का योगदान दे रहा है, लेकिन इस उम्मीद की राह में चुनौतियां अब भी खड़ी हैं। निजी पूंजी को कैसे आकर्षित किया जाए, सार्वजनिक निजी भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए और सबसे बढ़कर उस नौकरशाही मानसिकता को कैसे बदला जाए जो विकास में बाधक मानी जाती रही है। चुनौती सिर्फ गलत कामों को रोकने की नहीं है, चुनौती है अधिकारियों की प्रवृत्ति को विकास को सुगम बनाने की दिशा में मोड़ने की। इसी बीच कनेक्टिविटी में हो रहा बड़ा बदलाव संभावनाओं के 3 बड़े द्वार खोल रहा है। पहला है यात्रा और पर्यटन। मुझे याद है कि कैसे कंबोडिया की पूरी अर्थव्यवस्था को सिर्फ अंकोर वॉट मंदिर ने बदल दिया। बिहार के पास तो राजगीर, नालंदा और पाटलिपुत्र जैसी विश्व धरोहरें हैं। जरूरत है सही बुनियादी ढांचे की, सिर्फ 5 सितारा होटल ही नहीं बल्कि साफ सुथरे और किफ़ायती ठिकानों की भी। दूसरा है शिक्षा में निवेश। हालिया असर 2024 की रिपोर्ट एक विरोधाभास दिखाती है। ग्रामीण बिहार में नामांकन दर तो 98% से अधिक है, लेकिन गुणवत्ता का स्तर चिंताजनक है। तीसरी कक्षा के महज 20% छात्र ही दूसरी कक्षा की किताबें पढ़ पाते हैं। पलायन की चर्चा को यदि सार्थक दिशा देनी है तो राज्य में ही उच्च गुणवत्ता वाले तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों में निजी निवेश को लाना होगा। और तीसरा है स्वास्थ्य। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण बताता है कि बच्चों में बौनापन और खून की कमी राष्ट्रीय औसत से अधिक है। चिंता की बात यह है कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में 49% पद खाली हैं और कई जिलों में पैरामेडिक्स की कमी 80% से भी ज्यादा है।